हेलो वेलकम टू माय पीएससी पंचायत चैनल एंड प्लीज़ आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इन द प्रीवियस क्लासेस डिस्कशंस किए थे। हमने औरंगज़ेब तक हमने काफ़ी सारे रूलर्स के बारे में डिस्कशंस किया, स्टडी की उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उनके लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़, उनके लॉज, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन थी एंड किस तरीके से हाउ दे ऑल द जितने भी जो मुगल्स थे, सो कॉल्ड द मुगल्स आर इंडल्ज विद देयर ओन एक्टिविटीज। ओके, after that we are going to discuss about the later mughals. First of all you have to understand why we use the later mughals. Okay, anyone please कोई इस पर्टिकुलर चीज का जवाब दे सकता है कि क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग जैसा रहता है, पावर वो स्ट्रॉन्ग में नहीं थे और डिवीजन हो गया था उनकी पावर में, ओके ऐसा है। ओके ओके, that's a good thing and that's a very important point. Here is that. ओके, सो व्हाट द पॉइंट इज कि लेटर मुगल्स जो हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, ये लेटर मुगल्स स्पेसिफाइड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के राजाओं के लिए यूज़ किया जाता है, जब मुगल एम्पायर जो अपना सो कॉल्ड पावर में हुआ करता था, कि एक दबदबा चलता था कि मुगल्स हैं एंड हर कोई इनसे डरता था। वो सारा डर, वो सारी चीज़ें सब खत्म होने लगी। ठीक है, एंड उन सारी चीज़ों को ख़त्म होने के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि लेटर मुगल्स हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमने फ्रेम किया। ठीक है, लेटर मुगल्स में हम सबसे पहले किन के बारे में पढ़ते हैं? बहादुर शाह। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम इनके बारे में एनालिसिस करेंगे। द फर्स्ट वन इज बहादुर शाह। कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, बहादुर शाह गद्दी में कोरोनेट होते हैं कब? 1707 पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे इनकी स्टोरीज आप समझिए। औरंगजेब के तीन बड़े बेटों के बीच में सक्सेसर की लड़ाइयाँ चल रही थी। इन तीन बेटों के जो सक्सेसर की लड़ाई चल रही थी, इन तीन बेटों में बहादुर शाह थे। बहादुर शाह यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे जीतते हैं एंड जीतने के बाद यहाँ पे मतलब एक काइंड ऑफ सिविल वॉर स्टार्ट चल रही थी एंड सिविल वॉर की सिचुएशन थी। इन पर्टिकुलर वॉर पे, इन तीन बेटों की जंग पे बहादुर शाह जीत जाते हैं। बहादुर शाह जब जीतते हैं तो बहादुर शाह बहुत टॉलरेट होते हैं, टॉलरेट टूवर्ड द हिंदुइज्म, टॉलरेट टूवर्ड दी जितने भी राजघराने हैं आसपास के, एंड टॉलरेट टूवर्ड दी अदर किंगडम्स। ठीक है, सो कॉल्ड दी अदर किंगडम्स। जस्ट एन एग्जांपल राजपूत, जस्ट एन एग्जांपल हम बात कर सकते हैं द मालवा। ये जो पर्टिकुलर रीजन्स है, गुजरात वाला रीजन्स है, ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं, पर्टिकुलर रीजन्स पे बहादुर शाह ने कहा कि यहाँ पे हिंदूज का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर रीजन पे हिंदूज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। बहादुर शाह बोल रहे थे कि यार हमें फालतू की नुआंसेस, फालतू की लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले गद्दी पे आने के बाद जजिया को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि भैया जजिया को अबॉलिश किया जाए, जजिया ख़त्म किया जाए। ठीक है, हाँ। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब जो उनके पिताजी थे, अपने पिताजी की जितनी भी ऑपरेसिव पॉलिसीज हुआ करती थी, ऑल दैट पॉलिसी वाज जस्ट डिलीटेड बाय दी बहादुर शाह। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहादुर शाह एंड द बहादुर शाह जफर। ठीक है, अलग अलग है, इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। बहादुर शाह जफर वो आखिरी रहेंगे। बहादुर शाह से लेटर मुगल्स की स्टार्टिंग होती है। बहादुर शाह ने काफ़ी कुछ कोशिशें की। उन्होंने राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस को प्रमोट किया। राजपूत के साथ उन्होंने काफ़ी, एक्चुअली क्या था कि जो बड़े बड़े वॉरियर्स से क्लास थी, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने अपॉइंट किया। जैसा कि हम औरंगजेब के बारे में भी जानते थे, औरंगजेब के बारे में भी स्टडी किए थे, दैट औरंगजेब वाज आल्सो प्रमोटेड द राजपूत पीपल्स इन द आर्मी। स्पेशली जय सिंह के बारे में हमने पढ़ा था, जय सिंह को उन्होंने प्रमोट किया था। बट यहाँ पे एक अजीत सिंह भी हुआ करते थे मालवा के पर्टिकुलर रीजन के, एंड अजीत सिंह को भी उन्होंने प्रमोट किया था। एंड बोथ द पीपल, द जय सिंह एंड द अजीत सिंह, ये दोनों पर्टिकुलर पर्सन क्या हुआ करते थे? जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, द बोथ द पीपल स्टार्ट what start demanding the increment in their rank, that is the मनसबदारी रैंक। तो मनसबदारी रैंक में ये चाहते थे कि भैया हमको मालवा का भी और बड़ा हिस्सा मिले, आसपास के रीजन्स भी मिले। और अजीत सिंह और आसपास के पीपल्स चाह रहे थे कि हमें गुजरात वाले पीपल्स भी, गुजरात का भी रीजन्स मिले। तो वो राजस्थान के, तो उन्होंने बोला कि जय सिंह से कि जय सिंह तुम्हें गुजरात वाला जो रीजन चाहिए है, और हमारे जो स्पेशली अजीत सिंह हैं इनको पर्टिकुलर रीजन चाहिए है। आप यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पे क्यों पर्टिकुलर चीज़ों को लेके परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं कि अब हमको मनसबदारी रैंक बढ़ानी है? तो बहादुर शाह और इनके बीच में डिबेट्स होती है एंड समहाउ बहादुर शाह फिर क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। बहादुर शाह यहाँ पे हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं? अजीत सिंह को हटाते हैं और जय सिंह को हटाते हैं। जय सिंह को हटाने के बाद उन्होंने उनके बेटे वज्जय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया। जय
हाँ, जयसिंह के बेटे को यहाँ पे उन्होंने अपॉइंटेड किया, और यहाँ पे उन्होंने मतलब एक्चुअली वो उनका यंगर ब्रदर रहते हैं, कौन रहते हैं, यंगर ब्रदर, उनका जो छोटा भाई रहता है उनको यहाँ पे वज्जय सिंह उनका यंगर ब्रदर रहता है, उनको यहाँ पे वो अपॉइंट करते हैं। तो उनको अपॉइंट करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अब वो सेम मनसबदारी रैंक पे वो उनके लिए किसके लिए लॉयल है, बहादुर शाह के लिए लॉयल है। एंड समहाउ डायरेक्टली जितने भी हमारे राजपूत से राजपूत पीपल्स भी वज्जय सिंह के कारण वो भी इनके प्रति क्या थे, लॉयल थे और इनके प्रति जुड़े हुए थे। ठीक है, इवन जब हम आपको हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाते हैं ना, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़े तो हल्दी घाटी के युद्ध में भी हमने फाइंड आउट किया था कि महाराणा प्रताप का भाई था, महाराणा प्रताप के भाई ने अकबर की सूजनिटी एक्सेप्ट की थी एंड उसने क्या बोलते दगाबाजी की थी। तो महाराणा के बहुत सारे सीक्रेट्स, महाराणा प्रताप के बहुत सारे सीक्रेट्स को दे जस्ट शेयर्ड ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द सीक्रेट्स ऑफ महाराणा प्रताप विथ अकबर। ठीक है, एंड सम हाउ दे जस्ट कनेक्टेड। ठीक है कि हाँ ठीक है, अब हम समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का वीक पॉइंट क्या है, एंड वीक पॉइंट पता होने के कारण उन्होंने इजीली उन पर अटैक कर लिया। इन द केस ऑफ बहादुर शाह ने भी यहाँ पे अपने भाइयों को यहाँ पे हटाया था। भाइयों को हटाने के बाद बहादुर शाह ने खुद यहाँ पे गद्दी पे आए। बहादुर शाह ने सक्सेसफुली राजपूत के साथ क्या बोलते हैं अपनी अलायंस बनाई। अलायंस बनाने के बाद उन्होंने वज्जय सिंह को यहाँ पे अपॉइंटेड किया। एंड यहाँ पे हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि वज्जय सिंह को अपॉइंट करने के बाद उनका जो अम्बेर, ये जो पर्टिकुलर रीजन हुआ करता था ना, अम्बेर वाला रीजन हुआ करता था, उस पर्टिकुलर रीजन पे भी उन्होंने क्या, किसका दबदबा था, वज्जय सिंह का दबदबा था। एंड वज्जय सिंह वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द whom द मुगल्स। ओके, इसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि उन्होंने जैसे जो जोधपुर वाला रीजन हुआ करता था, मारवाड़ रीजन हुआ करता था, मारवाड़ वाला रीजन होता था, मारवाड़ वाले रीजन में भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि इनका दबदबा हुआ करता था। ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, जो अम्बेर और जोधपुर वाला रीजन है इसको क्या बनाया, एक हेड बनाया जहाँ पे इनकी आर्मी के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करते थे और इनको अपनी आर्मी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस दी। ठीक है, वज्जय सिंह को। और हमने ये भी फाइंड आउट किया कि जो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे जय सिंह हुआ करते थे, अजीत सिंह हुआ करते थे, ये सब क्या करते थे, सूबेदारी, अपनी रैंक को, अपने मनसबदारी रैंक्स को प्रमोट करने के लिए समहाउ ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फाइट किया करते थे, बहुत ज़्यादा डिबेट्स किया करते थे। ठीक है, तो इनको हटाने के बाद हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे उन्होंने दूसरे राजाओं को अपॉइंट कर लिया जो उनकी फैमिली से बिलोंग किया करते थे, उनको सपोर्ट किया। इसके बाद अब बात समझिएगा, मराठास थे। मराठास रियलिटी में मराठास के साथ बहादुर शाह लड़ाई करना नहीं चाहते थे, इवन वो इतने कैपेबल भी नहीं थे कि वो मराठास के साथ लड़ सकें। ठीक है, एक्चुअली उनको अपने खुद के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था कि हम जीत सकते हैं। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि मराठास इनके साथ जब मीटिंग करने के लिए आते हैं तो ये फोर्स करते हैं सरदेश मुखिया चौथ देने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जो चौथ होता है, चौथ तो वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं बट सरदेश मुखी देते नहीं हैं मराठास को। एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट एग्री टू गिव यू द चौथ बट समहाउ दे जस्ट डिफाई टू गिव यू द सरदेश मुखी। एंड एट द एंड ऑफ द डे बहादुर शाह वॉज वरिड अबाउट द थिंग्स। ओके यार, पापा ने तो इनके बेटे को जरा पकड़ के रखा था ना, इनका राजा कौन थे, साहू जी। एक काम करो, साहू जी को छोड़ दो। दे जस्ट थिंक दैट कि साहू जी को छोड़ दो। साहू जी जब ये जाएंगे तो ऑलरेडी मुगल मराठा एम्पायर में कौन है, ताराबाई। ऑन दोज डेज ताराबाई वॉज प्रोमिनेंट एंड ताराबाई समहाउ जस्ट कनेक्टेड एंड रूल्ड ओवर द मराठा एम्पायर। आफ्टर रिलीजिंग द साहू जी, जो मराठा एम्पायर थे वो आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। दे जस्ट सेग्रीगेट इन द टू टीम्स। One of the peoples, the one group, the people belongs and rely and loyal to the descendants of the Shivaji Raje, and somehow the other one believe over the Tarabai. So the whole Maratha Empire divided in the two part. And the Bahadur Shah on that time, okay, they just look and holding hands back and just say, हाँ ठीक है भाई, सही चल रहा है, होने दो, जब तक ये आपस में उलझे रहेंगे तब तक हमको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि यहाँ पे साहू जी को रिलीज़ किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग दी रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मराठा से उनको रिलीज़ किया जाता है। इसके पास बहुत सारे फोर्ट होते हैं, मराठास के पास बहुत सारे फोर्ट होते हैं, वहाँ पे भी मुगल्स को एक्सेस मिल जाता है, वो उनके साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं एंड समहाउ इस पर्टिकुलर रीजन पे उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल जाता है, दक्कन में स्पेसिफिकली काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर हुई। इसके बाद हम मराठा से वापस आते हैं मुगल्स पे। अब बहादुर शाह को यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, किसके लिए, किससे बहादुर शाह को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी इसके बाद, जुल्फिकार खान। ठीक है, अभी तक यहाँ पे राजा लोग आपस में लड़ते थे, राजा लोग जब आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लेकिन जब क्या बोलते हैं जो हमारा पर्टिकुलर रेन आएगा, बहादुर शाह की बात का जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पे उनके जो नोबल्स रहते हैं ना, जो वजीर रहते हैं, अब ये वजीर अपने आप को पावरफुल बनाने की चाह रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आने लगा कि ऑल द रूलर्स आर इनएफिशिएंट, रूलर्स इनएफिशिएंट हैं, रूलर्स आर इनकैपेबल ऑफ डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द मुगल एम्पायर, rulers are incapable, as well as ruler are lack in the case of decision making things, whom they are going to deal with the people such like the Marathas and the Rajputanas. So they just worried about all the things, and they all are busy in their luxurious life. बहादुर शाह ने जजिया को भी हटाया, बहादुर शाह ने पिलग्रिमेज टैक्सेस को भी हटाया। ठीक है, क्योंकि उसका ये कहना था कि भैया सम हाउ हमें अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, खत्म। इवन इनकी बातों से बहुत से उलेमाज होते जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे ऑन दोज डेज, दे जस्ट स्टार्टिंग विद्रो, कि उन्होंने बोला कि यार बहादुर शाह आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, एंड सम इनका जो रेन था वो 1712 पे खत्म हुआ। कब खत्म होता है? 1712 पे। ठीक है, इनके खत्म होने की जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जुल्फिकार खान के पावरफुल होने से। ठीक है, जुल्फिकार खान वाज द वन, जुल्फिकार खान यहाँ पे आते हैं, एंड जुल्फिकार खान ने यहाँ पे जहांदर शाह को, एक्चुअली क्या था कि जो जहांदर शाह थे, जहांदर शाह कौन हुआ करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप ये बताइए, जहांदर शाह कौन थे? हुँ? कौन थे जहांदर शाह? नहीं पता? नेफ्यू थे? सुना है कुछ? भतीजे हुआ करते थे? नहीं सुना? बहादुर शाह के नहीं सुना? इस पॉइंट के पहले एक दो पॉइंट और ऐड करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का एक पॉइंट था, ठीक है, वो भी याद आ रहा है तो उसको अपन यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो हुआ करते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुगल्स वीक होने लगे, मुगल्स वीक होने लगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के एंडिंग से लेके काफ़ी पावरफुल थे। ठीक है, एंड बहादुर शाह के टाइम पे उन्होंने फिर ट्रीटी की, एंड मुगल्स ने पर्टिकुलरली जो मुगल्स उनके साथ ट्रीटी करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है हमारे यहाँ के राजा छत्रसाल, मध्य प्रदेश के राजा छत्रसाल, इन्होंने सपोर्ट किया था मुगल्स को, इन्होंने सपोर्ट किया था मुगल्स को। इन्होंने सपोर्ट किया, एंड हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि और भी राजा हुआ करते थे, मालवा के स्पेसिफिक राजा हुआ करते थे, चंपत राय, इन्होंने भी सपोर्ट किया, चंदेरी के राजा थे। इन दोनों ने मिलकर मुगल्स को काफ़ी सपोर्ट किया बार बार पे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनके साथ ट्रीटी कर ली थी, द पीस ट्रीटी, एंड दे ऑल वर सपोर्टिंग इन ऑल द वॉर्स, कि जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे जुल्फिकार खान पावर में आते हैं, तो आप थोड़ा बहादुर शाह के बारे में दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स प्लीज। फर्स्ट, ठीक है, बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड है, बहादुर शाह का टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1707 टू 1712। ओके, हाँ, बहादुर शाह कितनी एज में बने रहे राजा? 65। 65, बहादुर शाह coronated at the age of 65। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग और आफ्टर सक्सेसिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द थ्री brothers। ओके, he adopted the tolerant policy, next point से लिखना, he adopted the tolerant policy towards the Hindus, there were no temple destruction, they were adopted the tolerant policy towards the Hindus, tolerant policies toward the Hindus, and tolerant policies towards the Hindus, there were no temple destruction, there were no temple destruction, abolition of jizya, abolition of the pilgrimage taxes, abolition of the jizya, abolition of the pilgrimage taxes। okay, समझ में आया? Actually, they adopted, Bahadur Shah adopted the peaceful treaty or the tolerant policy even towards the Guru Gobind Singh Ji. But somehow we can say that after the death of the Guru Gobind Singh Ji, the Sikh again become the militant under the leadership of the Banda Bahadur.
and they all start struggling and they all start fighting after the death of Guru Gobind Singh against the Mughals. ठीक है. एंड वक्त वक्त पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इमर्ज होके आती हैं मुगल एम्पायर को, एंड मुगल एम्पायर को यहाँ पे बंदा बहादुर की लीडरशिप में इवन दे जस्ट फेस द प्रॉब्लम विद द सिख पीपल. ठीक है, द सिख मिलिटेंट. ओके, प्लीज़. आफ्टर दैट हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि जो अपना सिखिज़म के जो पीपल्स हुआ करते थे, सिखिज़म के जो पीपल हुआ करते थे, ये गुरु गोविंद सिंह जी को अपना गुरु मानते थे. एंड गुरु मानने के बाद उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी बातों को फॉलो किया करते थे. इसके बाद बंदा बहादुर की स्टोरी है कि बंदा बहादुर एक मतलब हिंदू थे एंड वो संत बनने के लिए जा रहे थे. जब उनका इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम गुरु गोविंद सिंह जी के सामने हुआ एंड गुरु गोविंद सिंह जी से हुआ, तो वो उनके चार्मिस्टिक पर्सनालिटी और जो मिस्टिक पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. एंड उनकी इस पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड वो उनके मतलब शिष्य बन जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, एंड वो उनके बहुत ही काबिल शिष्य हुआ करते थे. दान में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना एक बहुत ही मतलब एरो उनको दिया था. ठीक है, एंड वो ताउम्र उस एरो की पूजा किया करते थे. ठीक है, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की जो बातें थी उनको फॉलो करना स्टार्ट किया. एंड फॉलो करने के बाद हमने ये भी फाइंड आउट किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो एम्बिशंस हुआ करते थे उनको भी समहाउ उन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश की. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने. ओके. बहादुर शाह मेड द पीस विथ छत्रसाल. बहादुर शाह मेड पीस विथ छत्रसाल. छत्रसाल द बुंदेला चीफ. छत्रसाल द बुंदेला चीफ. छत्रसाल 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 राजा छत्रसाल. ठीक है, छत्रसाल द बुंदेला चीफ एंड द जाट चौरामन. एंड द जाट चीफ चौरामन. ठीक है, एंड द जाट चीफ चौरामन. चूड़ामन चूड़ामन एंड द जाट चीफ चूड़ामन. ये कौन थे? ये जाट चीफ थे और ये बुंदेला चीफ थे. ठीक है, और ये जाट चीफ थे. ठीक है, इनके साथ इन्होंने अलायंस बनाई जो कि बहादुर शाह की बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे. ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने. ओके, जहां इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि जहांदर शाह जो हुआ करते थे, जहांदर शाह रियलिटी में यहाँ पे वॉर स्टार्ट करते हैं. 1712 पे इनकी वॉर स्टार्ट होती है. एक्चुअली क्या था कि 1712 पे जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था इनकी डेथ होती है. किसकी? बहादुर शाह की डेथ होती है. बहादुर शाह की डेथ के बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि वॉर ऑफ सक्सेशन फिर से स्टार्ट होता है. एंड यहाँ पे जहांदर शाह आएंगे. कौन आएंगे? जहांदर शाह. जहांदर शाह अमंग द सक्सेसर ये बहुत ही वीक होते हैं, बट जहांदर शाह को सपोर्ट करते हैं कौन? जुल्फिकार खान. जुल्फिकार खान. एंड जुल्फिकार खान के सपोर्ट से जहांदर शाह बिकम सो पावरफुल, सो रिडंडेंट, देन समहाउ ये यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ जुल्फिकार खान help the Jahandar Shah to establish a supremacy over the crown, then somehow the Zulfikar Khan become the powerful in that case. And Zulfikar Khan declared himself as a wazir. As a wazir. Okay? As a wazir. ठीक है, अभी फिर इनकी लड़ाई होगी इनके भतीजे से जिनकी मदद करेंगे सैयद ब्रदर्स. ठीक है, तो अभी जहांदर शाह है. जहांदर शाह यहाँ पे जुल्फिकार खान की मदद से आए. जहांदर शाह यहाँ पे आते हैं. जहांदर शाह भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं टूवर्ड्स द जाट्स, टूवर्ड्स द राजपूत एंड टूवर्ड ऑल द हिंदू लीडर्स अक्रॉस द मुगल्स. ठीक है, मुगल डायनेस्टीज. एंड समहाउ मराठास के साथ भी इन्होंने बहुत ही टॉलरेट पॉलिसीज अडॉप्ट की. बट समहाउ हम बोलते हैं कि जब जुल्फिकार खान यहाँ पे थे, मराठास अगेन आते हैं. मराठास यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जुल्फिकार खान से, उनके साथ ट्रीटी होती है. तो समहाउ इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, समहाउ के इनके और उनके बीच में ट्रीटी होती है जिसमें म्यूचुअल डिपेंडेंसी एंड म्यूचुअल कोरिलेशंस की बात कही जाती है.
ठीक है, दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी, एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, एंड दक्कन और दक्कन की सूबेदारी का जो कार्यभार रहता है वो मराठास के कंधे पे आता है। एंड मराठास उन सारी चीज़ को टेक ओवर करके, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, या तो आपको मराठा से लड़ना पड़ेगा या तो मराठा इसकी बात को सुनना पड़ेगा, तो मराठा इसके साथ इससे बेहतर है कि पीसफुल ट्रीटी की जाए। तो उनके साथ ट्रीटी करने के बाद, जुल्फिकार खान के साथ ट्रीटी करने के बाद, दक्कन और दक्कन के पूरे पोर्शन में मराठास का दबदबा और ज़्यादा हो जाता है। इन द टाइम ऑफ सैयद ब्रदर्स, जब सैयद ब्रदर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जब सैयद ब्रदर्स के टाइम पीरियड में क्या बोलते हैं, मराठास फिर दिल्ली को भी कॉन्कर कर लेते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है कि फिर मराठास का भी दबदबा रहेगा, एंड मोहम्मद शाह यहाँ पे काफ़ी वीक पड़ जाते हैं मराठास के सामने। ठीक है, अभी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जहांदर शाह का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, इन्होंने भी जजिया को अबॉलिश किया। ठीक है, हाँ, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए। इनका टाइम पीरियड है 1712 से लेके एक साल के लिए 1713 तक। बस इन्होंने दुनिया देखना शुरू ही की थी और उनकी दुनिया खत्म हो गई थी। ठीक है, ना 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 ना, एक्चुअली नहीं, ये इनके सक्सेसर है। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इनके अब देखो, राजाओं के बहुत सारे बेटे होते हैं, राजाओं की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, तो बहादुर शाह के बहुत सारे बेटों में से एक बेटा जहांदर शाह भी था, बट उतना कैपेबल नहीं था, लेकिन सारे बेटों के बीच में इसको सपोर्ट कर दिया जुल्फिकार खान ने, जो कि जुल्फिकार खान बहुत अच्छा वजीर या फिर वॉरियर हुआ करता था ऑन दोस डेज। ठीक है, जुल्फिकार खान अपने आप को वजीर डिक्लेयर करता है, इन सारे एम्पायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, वजीर खान ने भी यहाँ पे हम सॉरी जुल्फिकार खान ने भी यहाँ पे जहांदर शाह के साथ मिलकर एम्पायर चलाया, समहाउ उनको जहांदर शाह से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट इसके बाद इनका विद्रोह करते हैं यहाँ पे कौन, फारूक सियार। ठीक है, तो फारूक सियार के बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फारूक सियार आएंगे। फारूक सियार का जो टाइम पीरियड रहता है वो कब से कब तक रहता है, 1713 से वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अपने आप को कोरोनेट करेंगे कब, 1713 पे समहाउ अपन को कोरोनेट करेंगे। ठीक है, एंड इनका जो टाइम पीरियड एंड होगा वो सैयद ब्रदर के पावर कैप्चरमेंट पे होता है। ठीक है, अब इनकी छोटी सी स्टोरी है फारूक सियार की, आप सुनिएगा। फारूक सियार की स्टोरी स्टार्ट होती है आफ्टर डिफीटिंग द जहांदर शाह। जहांदर शाह के वो क्या रहते हैं, नेफ्यू रहते हैं, एंड उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, सपोर्टेड बाय हूँ, सपोर्टेड बाय सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर्स। ठीक है, सैयद ब्रदर्स इनको सपोर्ट करते हैं, जुल्फिकार खान को हटाया जाता है, एंड जुल्फिकार खान को हटाने के बाद यहाँ पे फारूक सियार आते हैं और सैयद ब्रदर इनकी मदद करते हैं। अब सैयद ब्रदर को आप समझिएगा, सैयद ब्रदर यहाँ पे फारूक सियार से रिक्वेस्ट करते हैं, और उनके साथ यहाँ पे वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं वजीर। क्या डिक्लेयर करते हैं, वजीर। ठीक है, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं वजीर, एंड जैसा कि आपने देखा कि जुल्फिकार खान भी वजीर थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका दबदबा था, बट समहाउ जुल्फिकार खान कंपैरेटिवली सैयद ब्रदर से थोड़ा कम थे। यहाँ दो ब्रदर की हम बात करते हैं, एक कौन थे, हुसैन अली। कौन थे, हुसैन अली, और एक कौन थे, अब्दुल्ला खान। ठीक है, तो एक कौन थे, अब्दुल्ला खान, और एक कौन थे, हुसैन अली खान। बड़े बेटे थे, मतलब बड़ा भाई था अब्दुल्ला खान, ये थे छोटे भाई। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे। सैयद ब्रदर वजीर थे, लेकिन जैसे ही वजीर की हम बात करते, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया करते थे, अब्दुल्ला एंड हुसैन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे डिसीजन सैयद ब्रदर्स खुद लेने लगे। सैयद ब्रदर डिसाइडेड दैट इफ वी आर द किंग मेकर, देन समहाउ वी आर मोर इंपॉर्टेंट देन द किंग, देन द होल एम्पायर कंट्रोल्ड बाय whom, कंट्रोल्ड बाय अस। इफ वी कंट्रोल द एम्पायर, बिकॉज इट्स आर मोरल ऑब्लिगेशन। वो अपने आप को कहते थे, हाँ मुगल एम्पायर को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, एंड मुगल एम्पायर को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, एंड दे जस्ट स्टार्ट कंट्रोलिंग द मुगल एम्पायर। When they start controlling the Mughal Empire, Farooq Siyar retaliate the decision of the Sayyid brothers. They said that no sir, राजा हम हैं, हमारी सुन के चलना पड़ेगा। बट ऑन द सेम टाइम द सैयद ब्रदर वाज वरीड अबाउट द थिंग्स के, अरे हमने तुमको राजा बनाया और तुम अब हमसे बड़े हो गए। देर इज अ लॉट ऑफ नोबल, बहुत सारे वफादार हुआ करते थे मुगल में, तो बहुत सारे जो वफादार हुआ करते थे, सैयद ब्रदर वाज अडॉप्टेड द
लिबरल आइडियोलॉजीज एंड द लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज, एंड इन्होंने भी पिलग्रिमेज टैक्सेस को ख़त्म किया, इन्होंने भी जजिया को ख़त्म किया, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली क्या होता है जब किंग्स ख़त्म करते हैं ना, तो दूसरे किंग्स जब आते हैं तो उनको भी उस चीज़ को कंटिन्यूएशन में फरमान जारी करना पड़ता है, that the policies issued by him or the issued by someone else is going to be continued by him, मतलब us, and somehow they just starting the policies जो पहले के राजा थे उनके लिए भी। तो ये फरमान जारी करके जजिया को भी अबॉलिश करने की बात की, मतलब जजिया को कंटिन्यू ना करने की बात की। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि हम भी टॉलरेट पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो अदर नोबल्स हुआ करते थे, एक नोबल तो सैयद ब्रदर्स थे, जो अदर नोबल्स हुआ करते थे, अदर नोबल्स, दे जस्ट स्टार्ट रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सैयद ब्रदर, एंड यहाँ पे इनके अगेंस्ट पे वॉर लाइक कंडीशंस आती है। वॉर लाइक कंडीशन अगेंस्ट हूँ, अदर नोबल्स एंड द सैयद ब्रदर्स। जितने भी अदर नोबल्स रहते हैं वो फारूक सियार से बोलते हैं कि सर देखिए यहाँ पे जो डिसीजंस चल रहे हैं वो सही नहीं है। फारूक सियार यहाँ पे रिटेलिएट करते हैं, सैयद ब्रदर को हटाते हैं। ठीक है, सैयद ब्रदर को हटाया जाता है। सैयद ब्रदर बोलते हैं यहाँ पे कि आप हमको हटाने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है वी हु वी आर। सैयद ब्रदर फारूक सियार के बीच में लड़ाई होती है, एंड सैयद ब्रदर फारूक सियार को मार देते हैं। 1719 में इनकी डेथ होती है, फारूक सियार असैसिनेट होते हैं, एंड फारूक सियार के बाद यहाँ पे सैयद ब्रदर किसको अब राजा बनाएंगे? मोहम्मद शाह। हाँ, क्योंकि अभी वो पावर में है ना बेटा। ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1719 से लेके 1739 तक था। कब तक था? कब तक था मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड? 48 तक। कब तक रहा? 48 तक। क्योंकि 48 पे 1748 पे एक डेथ और होगी। किसकी डेथ होती है यहाँ पे? कौन मरता है मराठाज एम्पायर में? किसकी डेथ होती है 1748 पे? ना ना ना, देखो ताराबाई के बाद शाहू जी आएंगे, शाहू जी के बाद बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आएंगे, और फिर बालाजी बाजीराव आएंगे। लेकिन जो शाहू जी रहते हैं, शाहू जी सतारा पे रहते हैं, एंड शाहू जी वहाँ से किंगडम को कंट्रोल करते हैं। तो शाहू जी पहले क्या थे कि ओरिजिनल राजा थे, बट उनको हराने के बाद मतलब सॉरी, जब पेशवाशिप इस्टेब्लिश होती बालाजी विश्वनाथ के थ्रू, तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, एंड यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। द पेशवा बिकम द सेंटर पावर ऑफ द मराठास। ठीक है, जब वो सेंटर पावर इसको अब बना लेते हैं, आफ्टर बिकमिंग द सेंटर पावर ऑफ द मराठास, दे बिकम द डिफैक्टो रूलर। व्हाट इज द डिफैक्टो रूलर? द डिफैक्टो रूलर मीन्स के नाम किसी और का, काम किसी और का। ठीक है, सो द नेम ऑन द नेम, द जितने भी फरमान जारी हो रहे थे ऑन द नेम ऑफ होम, ऑन द नेम ऑफ शाहू जी, but somehow the real decision maker behind the पेशवा। ओके, ऑल द डिसीजन के पीछे कौन हुआ करता था? पेशवा हुआ करते थे। एंड 1748 पे उनकी भी डेथ होती है, एंड 1748 पे डेथ होने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि जो कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल ऑफिशियली पेशवा के हाथों पे चला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे साहू जी की डेथ होती है। ठीक है, और ऑफिशियली पेशवा के कंट्रोल में चला जाता है, एंड पेशवा फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। पहले अनऑफिशियली थे, बट ऑफिशियली। ओके, तो थोड़ा सा आप जहांदर शाह के बारे में भी लिख लीजिए प्लीज़। जहांदर शाह के बारे में, जहांदर शाह के बारे में लिख लियो। फारूक सियार के बारे में लिखना है प्लीज़। हाँ, फारूक सियार, हाँ हाँ, 3-4 लाइन बस लिखिए फारूक सियार। पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स, एक एक लाइन बस लिखिए फारूक सियार। सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर helped him helped him to attain the throne, to attain the throne। ठीक है, throne। ओके, फारूक सियार rectified the trade privileges of the East India Company। Siar, Farooq Siar ratified the trade privileges of the East India Company। तो trade privileges क्या थे? दस्तक।
ratified the trade privileges of the East India Company. Okay, लिख लिया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद शाह आते हैं, सैयद ब्रदर का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, अभी आप यहाँ समझिएगा समझिएगा समझिएगा। द थिंग इज दैट कि मोहम्मद शाह, ये जो अदर नोबल्स हैं, अभी अदर नोबल्स ने अभी डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इनके साथ लड़ाई नहीं की है सैयद ब्रदर से, अभी लड़ाई करेंगे। क्या हुआ कि यहाँ पे अभी सैयद ब्रदर्स पावर में इन्होंने फारूक सियार को मार दिया, क्योंकि फारूक सियार से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे हिसाब से चलेंगे, बट समहाउ द फारूक सियार obligized and rejected all the decisions regarding all the decisions taken by the Sayyid brothers. But Sayyid brother at the end of the day somehow considered themselves as supreme and more important than the Farooq Siyar. And there was a battle between the Farooq Siyar and the Sayyid brother, and somehow the Farooq Siyar assassinated by the Sayyid brother. After defeating Sayyid brother accepted the throne and establishing Muhammad Shah as the new king. एस्टैब्लिश किसने किया? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि मोहम्मद शाह जब आते हैं तो वो 18 साल की उम्र में आते हैं। कब आते हैं? छोटा है ना, दिमाग से पैदल है। हाँ, क्योंकि ये छोटा है, 18 साल का है। Somehow it is very easy to mold the brain of a 18-year-old boy, but somehow the man of accepting the throne in the 60s age, है ना? तो 65 या 60s के एज में किसी इंसान को आप लेके आ रहे हो तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बट समहाउ 18 साल के बच्चे को आप सिखा सकते हो। एंड सैयद ब्रदर स्टार्ट डूइंग देयर ओन अफेयर्स ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के नाम पे ये हर चीज़ करने के लिए एक्सेप्ट रहते हैं, हर चीज़ करते हैं। एक्चुअली ये जो 19 लिखा है ना, एक्चुअली 19 नहीं है, इसको 20 भी कई जगह आपको देखने को मिला, क्योंकि एक साल का पॉलिटिकल वैक्यूम मिलता है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम में सैयद ब्रदर्स अपने आप को पावरफुल इमर्ज होते हैं, सैयद ब्रदर्स ही सारी चीज़ लेते हैं। एक साल के बाद यहाँ पे मोहम्मद शाह स्टैब्लिश होते हैं, 18 साल की उम्र में वो आते हैं गद्दी पे। 18 साल की उम्र में गद्दी पे आने के बाद समझना, यहाँ पे जो अदर नोबल्स रहते हैं, अदर नोबल्स अब और भी ज़्यादा अफ्रेड होने लगते हैं। वो कहते हैं यार चल क्या रहा है यहाँ पे मुगल में, मतलब नमक हलाली। एनसीईआरटीज में लिखा है all the peoples, the wazirs are doing the namak harami things. Clearly the things is mentioned in the NCRTs. नमक हरामी, वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है, जब हमारा राजा सेफ नहीं है, उसको असैसिनेट कर रहे हो, तो हम नोबल्स कैसे अपने आप को सेफ मान सकते हैं? यहाँ तो कोई भी नमक हरामी कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, सेकेंड पेज पे उसको देखना, ओल्ड एनसीईआरटीज पे। एंड इस चीज़ को लेके ओल्ड एनसीईआरटीज पे विपिन चंद्रा की क्लास 12th की, उस पर देखिएगा। तो मोहम्मद शाह यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहम्मद शाह धीरे धीरे कंट्रोल, मतलब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एंड सैयद ब्रदर्स यहाँ पे सारी चीज़ों का कंट्रोल कर रहे हैं। एट दैट द मोमेंट एक मोमेंट ऐसा आता है, जो अदर नोबल्स रहते हैं, अदर नोबल स्ट्रीम बनाते हैं किसके साथ? मोहम्मद शाह के साथ। एंड मोहम्मद शाह क्या होते हैं, मोहम्मद शाह भी इनके डिसीजन से आज़ाद होना चाह रहे थे। मोहम्मद शाह वॉज वरिड अबाउट कि यार कैसे भी करके सैयद ब्रदर्स जो उनको बार बार यूज़ लाइक अ पपेट कर रहे हैं ना, पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, समहाउ वो इनके डिसीजन से भी बचना चाह रहे थे। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि यहाँ पे जो अदर नोबल्स थे, अदर नोबल्स अब यहाँ पे क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। अदर नोबल्स, मोहम्मद शाह वर्सेस सैयद ब्रदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएंगे? सैयद ब्रदर्स आएंगे। एंड सैयद ब्रदर्स के साथ यहाँ पे फाइट होती है, सैयद ब्रदर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सैयद ब्रदर्स में हुसैन अली खान को मार दिया जाता है। हुसैन अली खान जब मर जाते हैं तो बड़ा भाई बदला लेने के लिए फिर से रिटेलिएट करता है, फिर बड़ा भाई मार दिया जाता है, तो समहाउ दोनों भाई मारे जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों भाई को एक साथ मारा नहीं गया, क्योंकि वो एक साथ ज़्यादा स्ट्रांग थे, अलग अलग थोड़ा वीक हो गए थे। तो अलग अलग वीक हो गए, तो अलग अलग टाइम पे दोनों की फाइट हुई, दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सैयद ब्रदर का चैप्टर एंड होता है। दैट्स वाई वी कैन कंसिडर दैट कि यहाँ से लेके ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, इस टाइम पीरियड को हम क्या कंसिडर करते हैं? किंग मेकिंग पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किंग मेकर्स का टाइम पीरियड रहता है। किसका टाइम रहता है? किंग मेकर्स का। ठीक है, एंड ये दिस इज द टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ किंग मेकर्स।
एक्चुअली क्या था कि मोहम्मद शाह जब बड़े होते हैं, थोड़ा और बड़े होंगे, थोड़ा अकल आना स्टार्ट होती है, दैट के एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, इवन के वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ ट्रीटी कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज डन बाय द सैयद ब्रदर। पापा की तरह है वो हमारे, और पापा से आजाद होना है हमें, नॉट एक्ट लाइक अ फादर। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, अब हम बड़े हो गए हैं, तो फिर क्या हुआ, सैयद ब्रदर्स के इन हर डिसीजन मेकिंग चीज़ों से वो आज़ाद होना चाहते थे, एंड दे जस्ट स्टार्ट फाइटिंग, they just start collaborating with the other nobles and somehow they start fighting with the Sayyid brothers, and Sayyid brothers यहाँ पे defeat होते हैं, and Sayyid brothers यहाँ पे मारे जाते हैं। ओके, यहाँ तक लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड फिनिश। लेटर मुगल्स के बाद हम यहाँ पे देखो, यहाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के बाद आलमगीर टू आएंगे, फिर शाह आलम टू आएंगे, फिर बहादुर शाह आएंगे। एक्चुअली हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं मोहम्मद शाह देखो क्या होता है कि मोहम्मद शाह जो रहते हैं, मोहम्मद शाह इनके टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे निज़ाम रहते हैं, निज़ाम उल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया। क्या किया, जिन्होंने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया। अब ये नया नया लड़का है, हार्मोन्स उछल रहे हैं इनके, एंड दैट्स वाई मोहम्मद शाह क्या करते हैं, मोहम्मद शाह ना अपनी लग्जरी जिंदगी बताते हैं, रोज जा रहे मुजरा देख रहे हैं, हाथों में शराब है, ओपीएम का कंजप्शन चल रहा है, मस्त चल रही है, पब्लिक पार्टी चल रही है उनकी बिल्कुल दिन रात। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि मोहम्मद शाह के जितने भी गलत डिसीजन थे, उन गलत डिसीजन को संभालने का काम जो इन सारे नोबल्स थे, इन नोबल्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे निजाम उल मुल्क। क्या नाम था उनका, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ठीक है, इनको समझिएगा। कहा जाता है, इवन द विपिन चंद्र सैड, निजाम उल मुल्क जब दिल्ली से जाते हैं तो वो अपने साथ दिल्ली की पूरी रौनक लेके जाते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है क्योंकि निज़ाम उल मुल्क इतने एफिशिएंट मतलब नोबल थे, वो बहुत ज़्यादा वफादार भी थे और बहुत एफिशिएंट भी थे। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल्स का, वो सारा वो संभालते थे। जितनी भी गलतियां मुगल्स ने की थी इन लेटर मुगल्स फेज में, उन सारी गलतियों को रेक्टिफाई करने का काम निज़ाम उल मुल्क का था। निज़ाम उल मुल्क ने समहाउ जो भी ट्रेजरी का लॉस हो रहा है, जो भी घाटे चल रहे हैं, जितने भी फाइनेंस लॉस हो रहा है, लैंड रेवेन्यू में इश्यूज हो रहे हैं, हर चीज़ का कंट्रोल करने का काम निज़ाम उल मुल्क ने किया। बट बात यहाँ पे ये थी, वो बार बार इनको समझा रहे, बेटा सुधर जाओ, बेटा सुधर जाओ, बट मोहम्मद शाह वाज़न हट, हम अपना देखेंगे। मोहम्मद शाह अपनी जिंदगी में डूबे हैं, दे जस्ट लिव अ लग्जरी लाइफ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोहम्मद शाह एज अ रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह एज अ रंगीला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या थे, अपनी एक मस्त लैविश लाइफ जीते थे, रंगीला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप दारू के नशे में रहोगे तो अब निज़ाम उल मुल्क 1722 तक इनको समझाते हैं। कब तक, 1722 तक इनको समझाते हैं। समझाने के बाद वो 1724 को मार्च करते हैं, कहाँ पे, सदन की तरफ, दक्कन की तरफ। एंड दक्कन की तरफ वो यहाँ पे आने के बाद क्या एस्टैब्लिश करते हैं, हैदराबाद। क्या एस्टैब्लिश करते हैं, हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद के वो क्या कहलाते हैं, निज़ाम, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, और यहाँ पे आके उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, हैदराबाद। ठीक है, उन्होंने बोला तुम्हारा मुगल्स तुम अपना संभाल लो, हम चले। एंड वो अपने साथ जितना भी उनका समझदारी वाला दिमाग मुगल्स का बचा खुचा था, वो भी वो चला गया। अब इसका फायदा कौन उठाएगा, नादिर शाह। द नादिर शाह वाज अ पर्सन जो कि कहाँ पे बैठा है अभी, अफगानिस्तान में, और वो देख रहा है बैठ के, हाँ मुगल्स वीक हो रहे हैं। नादिर शाह खुद बहुत ज्यादा परेशान है, उसके यहाँ खुद लूटपाट बहुत ज्यादा हो रही है और उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर उज़्बेक है, वो अलग उनको बैंड बजा रहे हैं, उनके बगल में थोड़ा टर्क है, वो थोड़ा बैंड बजा रहे हैं। ये है, दैट्स एन इश्यूज। आज भी सबसे ज्यादा लोग परेशान कहाँ के, यहाँ के, कुएं के क्या, तेल के कुएं में बैठे हैं, फिर भी इनके यहाँ टर्मोइल्स हैं, क्योंकि इनकी आदतें नहीं बदली है ना, आदतें नहीं बदली हैं आपकी। तो बहुत सारे इश्यूज अभी भी होते हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी। क्यों, क्योंकि एक अगर बड़ा होना चाहता है, कोई अच्छे काम करना चाहता है, तो दूसरा टांग पकड़ के खींच देता है। ठीक है, तो जितने भी क्या बोलते हैं, ISIS वाले हैं, तो तालिबान हैं, ऑल ऑल वर डूइंग व्हाट, ऑल वर डूइंग द सेम थिंग, फाइट्स तो कर रहे हैं। इस्लाम अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम को समझोगे तो जानोगे कि इस्लाम में क्या इश्यूज हैं। रियलिटी में उसमें कोई इश्यूज है ही नहीं, इश्यूज क्रिएट करते हैं वो जो इस्लाम को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना, बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश करते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बताते हैं। इसलिए हम लोग क्या, मदरसास को जगह पे स्टैब्लिश करते हैं, द गवर्नमेंट रन मदरसास,
फॉर वॉट? फॉर क्रिएटिंग द गुड उलेमास, फॉर क्रिएटिंग द गुड इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि आके कुरान की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाए, ना कि बुरी बातों तक पहुंचाए। ठीक। तो ये इश्यूज हैं। एंड इसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारे नादिर शाह बैठे थे, नादिर शाह ने बोला हम भी तो मौके की तलाश में थे। ये दारू के नशे में चूर कौन? मोहम्मद शाह। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि ये दारू के नशे में चूर हैं, एंड इनका फायदा उठाने का काम किसने लिया? नादिर शाह ने। नादिर शाह आया, नादिर शाह ने लूटपाट की। मोहम्मद शाह लड़ाई के लिए जाते हैं, मोहम्मद शाह उनसे लड़ने की कोशिश करते, बट जीत नहीं पाते, नहीं जीत पाते हैं। ये वापस आते हैं, ये वापस आते हैं। वापस आने के बाद नादिर शाह जब दिल्ली में घुसता है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को बेफिजूल में मारा जाता है, घसीटा जाता है। दिल्ली की जो सुंदरता होती वो खत्म कर देता है नादिर शाह। बेचारे लोगों को मारता है, प्रजा को मारता है। द नॉर्मल पीपल वर सफरिंग। किसके कारण? मोहम्मद शाह की गलत हरकतों के कारण, ठीक है, वीकनेस के कारण। एंड समहाउ यहाँ पे क्या हुआ? 70 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके जाता है। कितने की? 70 करोड़ की। समहाउ जो प्लंडरिंग वो करता है उसकी कीमत 70 करोड़ रहती है ऑन दोज डेज। आज अपने पास इतना पैसा नहीं है, वो उतने टाइम उतना लूट के चला गया। वो इतना पैसा लूट के चला जाता है कि 3 साल तक वो जाके अपने एरिया में बोलता है कि कोई टैक्स नहीं, जियो जिसको जैसी जिंदगी जीनी है। इतना पैसा जीत के लेके आया। 3 साल तक टैक्स फ्री लाइफ होती है वहां पे, नादिर शाह के किंगडम पे। तुम्हारे राजा ने बढ़िया काम किया, मार के लेके आया पैसा, देखो भर भर के। टैक्स नहीं देना आज से तुम लोग को, फ्री, आजाद घूमो, जो जितना कमा रहा है फ्री। 3 साल तक किसी ने टैक्स नहीं दिया, इतना वो पैसा लूट के गया। द पिकॉक थ्रोन, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े थे, शाहजहां के टाइम पीरियड का था। वो उठा के ले गया, उठाया गद्दी में अपनी गाड़ी में रखा ले गया। ठीक है, बची कुछ तलवार, हीरे जवाहरात जो बचे थे वो अंग्रेज ले गए। तो आपके पास बचा क्या? आप अपनी गलतियों के कारण खुद अपनी चीजों को दे रहे हो। दैट वाज द थिंग्स टीचड बाय द लिटिल मुगल्स। लिटिल मुगल्स ने हमको सिखाया है कि हम अपनी गलतियों का खुद शिकार होते हैं। अभी भी आप लोग के पास मौका है एग्जाम के लिए, अपनी लग्जरियस लैविश लाइफ में मत जियो। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द जजमेंट इज गोइंग टू कम, एंड सम हाउ फिर उस दिन जब लड़ाई होगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो आप शायद सरवाइव ना कर पाओ। तो अभी मेहनत कर लो, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे लोड सही समझ अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए देना, फालतू चीज़ों के लिए मत देना। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या? इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे द यूरोपियंस। ओके, आलमगीर टू, शाह आलम टू, बहादुर शाह की जो कहानियाँ हैं, ये हम जब मराठास का एक्सप्लेन करेंगे उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं है। इनका जो रेन रहता है, मोहम्मद शाह का जो रेन रहता है 48 तक रहता है, 48 के बाद ये चले जाते हैं। ठीक है, नादिर शाह इनको किडनैप वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, प्रिजनर बना लेता है। ठीक है, प्रिजनर बनाता है, घसीट के लेके आता दिल्ली के चौराहे में, और फिर वहाँ लूटपाट करता है और फिर लेके चला जाता है। हाँ, मोहम्मद शाह को छोड़ देता है, सबको लूट लाट के खाली करके चला जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? चलो, मोहम्मद शाह के बारे में 2-3 लाइन लिखना चाहेंगे आप लोग? ओके ओके ओके, आप लोग ने वैसे भी उसमें नोट कर लिया होगा। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दी यूरोपियंस। ठीक है, चलो अब यूरोपियंस की कहानी के बारे में अपन थोड़ा काफ़ी अच्छे से अपन समझेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ कहानियाँ सुननी है, आज कहानियाँ सुनाएंगे और डिक्टेशंस कल से होगा आपका। ठीक है, स्टोरीज में मज़ा तो आ रहा है। अब यहाँ से स्टोरीज इंटरेस्टिंग होगी, अभी तक तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ये तो फैक्चुअल चीज़ें थी। अब यहाँ पे थोड़ा मज़ेदार चीज़ें आएंगी। ओके, पोर्तुगीज कहाँ से आए थे? हाँ, पोर्तुगीज कहाँ से आए थे? दैट वाज अ पॉइंट, पोर्तुगीज स्पेन से आए थे, क्योंकि पोर्तुगल उस टाइम पे बना ही नहीं था। इतना इजी होता तो मैं क्यों पूछता, ऑब्वियसली। ठीक है, अब वहाँ पे पोर्तुगल है, बट जब वो निकले थे तब वो स्पेन से निकले थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है,
हमारे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम्स पे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ओके, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन आता है सबसे पहले? अरे पहले नाम तो बता दो। पोर्तुगीज। पोर्तुगीज कब आते हैं हमारे यहाँ पे? कौन आता है सबसे पहले? वास्को द गामा। अब इनकी कहानी सुनते हैं अपन, ठीक है? एक छोटी सी स्टोरी। क्या होता है कि ड्यू टू द अर्बनाइजेशंस एंड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत सारी डिमांड, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इमर्ज्ड इन द यूरोप। The whole Europe was divided in the small segments. There was a Austro-Hungary Empire, a big empire. There was a Spain, and the Spain is connected with the Austro-Hungary Empire. वो बहुत ज़्यादा attached था उससे, ठीक है? स्पेन के लोग जो स्पेशली द पोर्तुगीज जिसकी हम बात करेंगे, द पोर्तुगीज पीपल समहाउ मोस्ट अटैच्ड विद द स्पेन। स्पेन के साथ वो भी अटैच्ड रहेंगे, बट स्पेन के साथ अटैचमेंट तो रहेगा, और इसी के कारण वो आगे चल के वीक भी होंगे, ठीक है? वहाँ पे बिग बिग एम्पायर थे। जो हमारा इंग्लैंड या फिर हम ब्रिटेन की बात करते, ब्रिटेन एक अलग था, ब्रिटेन अलग इमर्ज हो रहा था। एंड हमारे यहाँ पे जर्मनी फिर बाद में थोड़ा इमर्ज होगा, इटली थोड़ा इमर्ज होगा, बट ये इटली और जर्मनी जैसे नेम नहीं आएंगे। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑन दोज डेज, एंड हमारे लिए स्पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या होता था, जितने भी हमारे यहाँ पे पोर्ट्स होते थे, अब यहाँ पे स्टोरीज को समझिएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप समझिएगा, दैट वाज अ वर्ल्ड मैप, सो कॉल्ड हमारे यूरेशिया का मैप है, जिसमें यूरोप भी हम यहाँ पे कवर अप किए हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन था, इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे यहाँ पे क्या हुआ करता था? स्पेन हुआ करता था। क्या होता था? स्पेन। ये पर्टिकुलर रीजन पे हमारे क्या हुआ करता था? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। यहाँ से जो पर्टिकुलर टाइम था, यहाँ पे इटली हुआ करता था, ठीक है? अब आप समझिएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, क्या है? आई एम नॉट गुड इन मैपिंग सो मच, प्लीज पार्डन मी, ठीक है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझिएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ से ट्रेडिंग एक्टिविटी करता था, तो यहाँ पे वीनस एंड गोएना, वीनस एंड जियोना, ये दो पर्टिकुलर पोर्ट्स हुआ करते थे। इस पोर्ट्स के कारण ही आपको क्या एंट्री मिलती थी? कहाँ पे? यूरोप में। आपको कहाँ एंट्री मिलती थी? यूरोप पे। अब यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में डिमांड बढ़ रही है। यूरोप में क्या बढ़ रही है? डिमांड। डिमांड किसकी? फूड की, ठीक है? फूड की डिमांड बढ़ेगी स्पेसिफिक, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बूम हो रही है। पॉपुलेशन बूम हो रही है तो फूड की डिमांड बढ़ रही है, डेफिनेटली फूड की डिमांड बढ़ेगी। अब फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक बिग एम्पायर रहेगा, ऑटोमन एम्पायर। उसको समझना, क्या रहेगा? ऑटोमन एम्पायर, ठीक है? अब आफ्टर द डार्क एज, इनके और इनके बीच में ऑलरेडी फाइट चल रही है। इस्लामिक लैंड और हमारा जो क्रिश्चियनिटी के लैंड्स हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है? इस लड़ाई के बाद क्या होता है, जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहाँ से हुआ करती थी, अरब्स के रास्ते से, ऑटोमन एम्पायर के रास्ते से, जो यूरोप से जाया करते थे, लैंड रूट्स के थ्रू जाया करते थे, इन लैंड रूट्स पे यूरोप मतलब जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर में आपको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर मतलब जो अरब्स हैं, अरब को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है? और यहाँ पे एक मर्चेंट्स की लॉबी हुआ करती थी, वीनस और जियोना के मर्चेंट्स की लॉबी हुआ करती थी। ये मर्चेंट्स जो यूरोप और इस पर्टिकुलर हमारे एशिया को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हुआ करती थी। और जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आप यूरोप में कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर रीजन पे जो लॉबी होती थी, मर्चेंट्स की लॉबी होती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ पे डबल टैक्स दे रहे हैं। जस्ट सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से 5 रुपए पे कोई पर्टिकुलर चीज लेके आए, 5 रुपए उस हिसाब से बहुत ज्यादा होते थे। 5 रुपए से जब आप यहाँ से कोई भी चीज लेके आ रहे हो, यहाँ पे अननेसेसरी अरब टैक्स लगाते थे। अरब ने टैक्स लगा के यहाँ पे +5 रुपए किया। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10 रुपए। यहाँ से वो मूव किया तो यहाँ पे मर्चेंट्स ने भी इस पे टैक्स लगाया। मर्चेंट ने टैक्स लगाया कितना? 5 रुपए इन्होंने भी लगाया।
तो ये हो गया कितना टोटल अमाउंट, 15 रुपए। अब कोई चीज 5 रुपए की थी बट इन रियलिटी वो कितने की बिक रही है, 15 रुपए की। प्रॉब्लम्स है, चीजें कॉस्टली हो रही है। चीजें कॉस्टली हो रही थी तो उस टाइम पे हमारा जो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर हुआ करता था ये बहुत ज्यादा परेशान था, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इसने एक मीटिंग बनाई जिसपे स्पेन और आसपास के बहुत सारे किंगडम्स ने उनकी मीटिंग्स को अटेंड किया। उन्होंने बड़े बड़े हमारे मतलब अपने पूरे यूरोपियन नेशंस के जितने भी सेलर होते हैं, कौन होते हैं, सेलर होते हैं, उनको बुलाया, कमांडर्स होते हैं उनको बुलाया। इन कमांडर्स को बुलाने के बाद उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट की ज़रूरत है, वो फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल। ठीक है, अब वो डिमांड कैसे फुलफिल करोगे वो आप जानो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो तो अरब्स के पीपल अननेसेसरी पुरानी दुश्मनी निकालने के चक्कर में हमसे लड़ाई करते हैं और अननेसेसरी टैक्स बढ़ा रहे हैं। वो क्या करते थे, प्लंडरिंग करते थे। क्या करते थे, प्लंडरिंग करते थे। दे जस्ट डूइंग द प्लंडरिंग, दे जस्ट इंक्रीज द अननेसेसरी टैक्सेस। ठीक है, हफ्ता वसूली जैसा कॉन्सेप्ट लोग इमर्ज करते हैं। एंड ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आ रही हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग होती है। क्या होती है, मीटिंग। इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है ऑल्टरनेटिव रूट हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्टरनेटिव रूट। ऑल्टरनेटिव रूट एक्चुअली एज पर द वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से वेस्टर्न जितने भी ये पीपल्स हुआ करते थे, दे जस्ट थिंक दैट देयर वाज अ लैंड इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन पे, देयर वाज अ लैंड इन द ईस्ट एंड वो क्या है, स्वर्ण भूमि है। क्या है वो, स्वर्ण द्वीप या फिर स्वर्ण भूमि। क्या है, स्वर्ण द्वीप या फिर क्या है, स्वर्ण भूमि। ठीक है, स्वर्ण मीन्स गोल्ड, ठीक है, एंड द भूमि मीन्स लैंड, द लैंड ऑफ गोल्ड। ये कौन सी जमीन है, लैंड ऑफ गोल्ड। नोबडी इज नोइंग द एग्जैक्टली वो है कहाँ पे, हर कोई नहीं बता पाता था। जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रैवलिंग्स किया करते थे, सब उनको पता थे। एंड समहाउ यहाँ पे मीटिंग्स होने के बाद सबसे फर्स्ट यहाँ से निकले कोलंबस। मीटिंग हुई, मीटिंग में सबसे पहले हाथ खड़ा किया कोलंबस ने। कोलंबस बोलता है सर मैं जाऊंगा। किंग ने बोला अच्छा तुम जाओगे, इतने बड़े हो गए, ठीक है यार। कोलंबस ने बोला ठीक है हम जाते हैं सर, आप बोलिए तो, आदेश तो करिए। उन्होंने बोला इंडिया जाना है। उन्होंने बोला अच्छा इंडिया जाना है, ठीक है चलो इंडिया जाते हैं। कोलंबस यहाँ से निकले, कोलंबस ने नाव डाली, नाव से वो बैठे और नाव में बैठने के बाद वो निकलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निकलते हैं। जब वो नाव से निकले, अब इनके पास कोई मैप ऐप नहीं था, जोश जोश में निकल गए। अब निकल गए तो निकल गए, अभी ये सीधे नाक की सीट में जाते हैं। अब ये यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे मूव करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, अमेरिका। एंड इन्होंने क्या डिस्कवर किया, अमेरिका। दे जस्ट डिस्कवर्ड क्या, ये अमेरिका डिस्कवर कर लेते हैं। एंड अमेरिका डिस्कवर करते हैं कब, 1492 पे। ये पर्टिकुलर जो मीटिंग चल रही थी वो 1490s पे चल रही थी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की 1492 पे। अब यहाँ से खत लिखते हैं। वो सबसे फर्स्ट पता है क्या है, कोलंबस पहुंचे अमेरिका में, अमेरिका में पहुंचना आफ्टर अराइविंग ओवर द अमेरिका इवन ही वाज नॉट श्योर दैट कि वो इंडिया है नहीं है। दे जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द पीपल द रेड इंडियंस, जो क्योंकि वहां के लोग थोड़ा रेडिश थे। दे जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द पीपल रेड इंडियंस। फिर बाद में खत लिखते हैं सर लगता तो नहीं है कि हम इंडिया पहुंचे हैं, हाँ लेकिन कहीं अच्छी जगह पे हैं। एंड द किंग वाज लाइक अच्छा ठीक है अब क्या कर लेंगे, अब किसको अब तो भेज दिया, अब तो निकल ही गए हो अब तुम, अब ठीक है। कई सालों तक वो रेड इंडियंस बोला करते थे। तो इवन जब अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ोगे तो वहाँ इंडियंस का नेम आता है, द नेटिव ऑफ द इंडियंस। तो इंडियंस का मतलब इंडिजीनियस वर्ड से निकला था, जिसका मतलब होता है वहाँ के लोकल पीपल्स जो रहने वाले हैं। ठीक है, एंड दे जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द इंडिया इंडिया इंडिया। हमारे यहाँ तो भारत बोलते थे ना यार, हमारे यहाँ थोड़ी इंडिया चलता था। तो जब पीपल जब वो वहाँ जाके रिप्रेजेंट करते थे तो वहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब्स को इंडिया के नाम से कंसिडर करते थे। फिर क्या हुआ, ये वहाँ पहुँच गए अमेरिका, वहाँ से खत लिखते हैं सर वो तो मिला नहीं जहाँ हम जा रहे थे, बट समहाउ पहुँच कहीं और गए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है अब तो निकल गए हो, पहुँच गए हो तो कोई बात ही नहीं है। एंड दे स्टार्ट अगेन। फिर यहाँ पे क्या होती है, एक और मीटिंग होती है। नेक्स्ट मीटिंग में कौन निकलता है, वास्को द गामा। वास्को द गामा बोलते सर हम जाएंगे। किंग ने पूछा आर यू श्योर, उन्होंने कहा हाँ सर। कैसे, वाई शुड आई एम गोइंग टू बिलीव यू। उन्होंने बोला सर ना पहुंचे तो आप बोलना। उन्होंने बोला ठीक है वास्को भाई निकलते हो आप। यहां से फिर वास्को द गामा निकले। वास्को द गामा यूजिंग द कंपस, वास्को द गामा यूजिंग दी, वास्को द गामा यूजिंग दी कंपस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कंपस
कंपास का हम इस्तेमाल करेंगे। कंपास में क्या होता है, कंपास डायरेक्शन बताएगा ना। उन्होंने कंपास लिया, कंपास लेके वो कूदे नदी में, एंड दे जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स के वो मूव कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि अगर आपकी डायरेक्शंस वेस्ट की तरफ जा रही है, आपकी शिप अगर किसी और डायरेक्शन में चली गई, तो आप उसको घुमा सकते हो ना। उसने दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाने के बाद क्या किया, यहां से बिल्कुल किनारे 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 मूव करता 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 मडागास्कर पहुंचा। आफ्टर रीचिंग दी मडागास्कर, मडागास्कर पहुंचने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि हाँ अब यहां से मुड़ना है, इसलिए इसका नाम केप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा, क्योंकि द नेम इज दैट देयर वाज अ होप कि मिल जाएगा। इवन दे वर नॉट श्योर कि वहीं जा रहे हैं, वो सही डायरेक्शन है, दे जस्ट रिलाई ऑन देयर होप, हाँ होगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। दे जस्ट रिलाई ऑन देयर होप एंड समहाउ दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यहाँ पे। एंड जैसे ही वो मूव करते हैं, मडगस्कर पे रुकते हैं, अरे भैया थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। एंड दैट वाज अ मोमेंट कि जब वो मडगस्कर में रुकते हैं, तो मडगस्कर में उनकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, यहाँ पे उनको एक गुजराती वो मिलता है, सेलर मिलता है। एंड द गुजराती सेलर से बोलते हैं, अरे यार हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाने के लिए हम रास्ता ढूंढ रहे हो ना, क्या केम छो, मजा मा ओके चलो हम तुम्हें बता रहे हैं कहाँ पे चल रहे। एंड समहाउ द पीपल्स ये उनको मूव करते हुए यहाँ से लेके जाते हैं इंडिया। गुजराती बहुत चालू था, गुजरात लेके नहीं गया, वो कहाँ लेके गया, कैलीकट। गुजराती चालू था, गुजराती थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो वो कहाँ पहुंच इनको लेके जाता है, कैलीकट। कहाँ लेके पहुंचता है, कैलीकट। यहाँ पे उनका स्वागत करते हैं, लोकल रूलर रहते हैं जैमुरिन। कौन रहते हैं, जैमुरिन डायनेस्टी रहती है, उसके लोकल रूलर इनका स्वागत करते हैं। अरे भाई कोई नया बंदा आया है, गोरा चट्टा कहीं बाहर से, एंड वो उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत सत्कार होता है। स्वागत सत्कार करने के बाद ये और वास्को द गामा दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। अब दोस्ती में क्या क्या होता है, इस चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे कल से, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, काफी कुछ आपने समझा, यहाँ पे सीखा, ठीक है। एंड समहाउ आपको हमारा लेक्चर्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हम इनके बारे में कल डिटेल में डिस्कशंस करेंगे, इनका पर्पस, इनका मोटो, ये क्यों हमारे इंडिया में आए, एंड इन ये रियलिटी में क्या चाह रहे थे, इनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके गोल्ड की डिस्कवरीज, इनकी ग्लोरी की दास्तां, हर चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो somehow for the today the lecture is completed, and by tomorrow we are going to continue our the history session, and thank you so much हमारे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया।